मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य जब गिरता है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? सिर्फ एक खालीपन। या फिर उस राख से कई नई चिंगारियां भड़कती हैं? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दौर की गहराई में उतर रहे हैं। वो दौर है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का। वो 500 साल जब भारत का पॉलिटिकल मैप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल गया था। ये वो समय था जब भारत की सरहदों पर लगातार दस्तक हो रही थी और देश के अंदर भी नई शक्तियां जन्म ले रही थी। इसे सिर्फ आक्रमण का दौर कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। ये असल में भारत के बनने और बदलने की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य के बिखरने से। एक केंद्रीकृत शक्ति खत्म हो चुकी थी तो उत्तर पश्चिम का जो दरवाजा था वो एक तरह से खुल गया था। और मध्य एशिया की जो बेचैन जनजातियां थीं वो उस दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठी थीं। और इसकी शुरुआत होती है एक डोमिनो इफेक्ट से, जिसका पहला डोमिनो, मजे की बात है, भारत से हजारों मील दूर चीन में गिरा। चीन की महान दीवार। हाँ। जब चीन ने अपनी वो मशहूर दीवार खड़ी कर दी तो यूची जैसी जो खाना बदूश जनजातियां थीं उनके लिए पूरब का रास्ता बंद हो गया। तो नतीजा? उन्होंने पश्चिम की ओर रुख किया और इस एक कदम ने एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। यूची जनजाति ने अपने रास्ते में आने वाले शकों को खदेड़ा और शकों ने आगे बढ़कर बैक्ट्रिया में बसे हिंदी यवनों यानी इंडो ग्रीक्स को हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत में आने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से भारत में विदेशी शासकों के आने का एक सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। सबसे पहले आए हिंद यवन, फिर शक, उनके बाद पहलव और आखिर में इस दौर की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे कुषाण। तो सबसे पहले बात करते हैं इन हिंद यवनों की। ये वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया और सिकंदर से भी बड़े भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया। इनमें एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, मिनांडर, या जैसा कि भारतीय ग्रंथों में उन्हें कहा गया है, मिलिंद। और मिनांडर की कहानी सिर्फ तलवार और जीत तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जिज्ञासु शासक था। उसकी बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो बातचीत हुई वो इतिहास की सबसे दिलचस्प दार्शनिक बहसों में से एक मानी जाती है। मिलिंद पन्हों की बात हो रही है। हाँ। मिलिंद के प्रश्न। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत उसी ग्रंथ में दर्ज है। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब एक यूनानी राजा जो युद्ध करके आया है वो एक भारतीय दार्शनिक के साथ बैठकर जीवन के रहस्यों पर चर्चा कर रहा है। हाँ, और इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक तरफा आक्रमण नहीं था। हाँ। यहाँ विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा था। बिल्कुल। और उनका असर यहीं खत्म नहीं होता। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक भी यही थे। और इनकी यूनानी कला और बौद्ध विषयों के संगम से ही तो वो मशहूर गांधार कला का जन्म हुआ। सही कहा, जिसमें हम बुद्ध को अक्सर यूनानी देवता अपोलो जैसे घुंघराले बालों और कपड़ों में देखते हैं। तो हिंद यवनों ने एक तरह से सांस्कृतिक लेनदेन का रास्ता खोल दिया। पर इनके बाद शक आए जिन्होंने और भी बड़े इलाके पर अपना साम्राज्य फैलाया। हाँ, शकों ने भारत में 5 अलग अलग शाखाओं में शासन किया जो अफगानिस्तान से लेकर मथुरा और पश्चिम भारत तक फैली थी। लेकिन उन्हें मध्य भारत में एक जबरदस्त टक्कर मिली। हाँ, 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बहुत बुरी तरह हराया। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इसी जीत ने इतिहास को एक नया कैलेंडर दिया। बिल्कुल। उस राजा ने इस जीत की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक नए संवत की शुरुआत की जिसे आज हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य का खिताब इतना लोकप्रिय हो गया कि ये वीरता और न्याय का प्रतीक ही बन गया। बाद के कई 100 सालों में कुल 14 भारतीय राजाओं ने ये उपाधि अपनाई। लेकिन शकों में भी तो कोई बड़ा शासक हुआ होगा। मैंने रुद्रदामन प्रथम का नाम बहुत सुना है। रुद्रदामन कई मायनों में एक असाधारण शासक था। उसकी सबसे खास बात है उसका जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा। सोचिए, एक विदेशी मूल का शासक और वो भारत में विशुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करवा रहा है। ये तो कमाल है। मतलब वो अपनी पहचान एक बाहरी आक्रमणकारी के तौर पर नहीं बनाना चाहता था। वो खुद को एक भारतीय संस्कृति के संरक्षक के तौर पर स्थापित करना चाहता था। वो स्थानीय अभिजात वर्ग और प्रजा से जुड़ना चाहता था। क्या संस्कृत का इस्तेमाल इसी रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल। यही नहीं, उसने मौर्यों के समय बनी जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई। और खास बात यह है कि उसने इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया और न ही किसी से बेगार यानी जबरदस्ती मजदूरी करवाई। सारा खर्चा उसने अपने निजी कोष से उठाया। ये एक बेहतरीन पब्लिक रिलेशन का उदाहरण है।
उस जमाने के हिसाब से। और उसकी निजी जिंदगी से भी जुड़ी एक दिलचस्प कूटनीतिक कहानी है, मैंने सुना है। हाँ, ये कहानी उस दौर की राजनीति को बहुत अच्छे से समझाती है। उसने दक्षिण के सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को युद्ध में 2 बार हराया। लेकिन दोनों बार उसे जान से नहीं मारा। नहीं मारा। क्यों? क्योंकि पुलुमावी उसका दामाद था। यहाँ पारिवारिक रिश्ते सैन्य जीत पर भारी पड़ गए। तो शकों के बाद पहलावाए, जो मूल रूप से ईरान से थे, पर वो ज्यादा टिक नहीं पाए। हाँ, असली गेम चेंजर तो कुषाण थे, जो उसी यूची जनजाति से निकले थे जिसने ये पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया था। सही कहा। कुषाण इस दौर की असली सुपर पावर थे। जहां कुजुल कटफिसिस ने इस वंश की नींव रखी, वहीं विम कटफिसिस ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाए, जो उनके आर्थिक ताकत का सबूत थे। बिल्कुल। लेकिन कुषाण साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा सम्राट कनिष्क के समय में, जिनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, और 78 ईस्वी की तारीख भारतीय इतिहास में बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। इसी साल से कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, जिसे आज भी भारत सरकार अपने आधिकारिक कैलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। कनिष्क का साम्राज्य तो बहुत विशाल था, मध्य एशिया से लेकर बनारस तक। हाँ, और उसकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, और दूसरी मथुरा। 2 राजधानियां, ये तो दिलचस्प है। इसका क्या मतलब था? मतलब साफ था, वो अपने साम्राज्य के मध्य एशियाई और भारतीय दोनों हिस्सों पर बराबर कब्जा रखना चाहता था। लेकिन कनिष्क का सबसे बड़ा कारनामा तो सिल्क रूट पर कब्जा करना था। हाँ, उस दौर के सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड रूट रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया था। सिल्क रूट पर कब्जे को आज के दौर में कैसे समझें? क्या ये वैसा ही था जैसे आज कोई देश दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर कब्जा कर ले? ये बिल्कुल सही तुलना है। चीन से रेशम और दूसरा कीमती सामान लेके जो कारवां रोमन साम्राज्य तक जाते थे, वो कनिष्क के इलाके से गुजरते थे। और उस पर लगने वाले टैक्स ने कुषाण साम्राज्य को मालामाल कर दिया। बिल्कुल। भारत में जो भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिलते हैं, वो ज्यादातर इसी व्यापार की देन है। आर्थिक शक्ति के अलावा कनिष्क का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा था। हाँ, कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति यानी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। हाँ, यही वो संगीति थी जहां बौद्ध धर्म साफ तौर पर 2 शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान। कनिष्क ने महायान शाखा को संरक्षण दिया। तो ये तो कहानी थी उत्तर पश्चिम की। लेकिन जब सरहदों पर ये सब चल रहा था, तब भारत के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा था? वहां भी राजनीतिक उथल-पुथल कुछ कम नहीं थी। उत्तर भारत में मौर्यों की गद्दी पर बैठे शुंग और फिर कण्व। मौर्यों के आखिरी राजा बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने राजा की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। यह सिर्फ एक सैन्य तख्तापलट नहीं था, ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी था। मौर्य शासक, खासकर अशोक, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव रखते थे। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। हाँ, और उसके आने से एक तरह से ब्राह्मणवादी परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ। कुछ बौद्ध ग्रंथ तो उस पर बौद्धों को सताने का आरोप भी लगाते हैं। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। हाँ, मतभेद है। दक्षिण से उभर रही थी सातवाहन। सातवाहन, जिन्हें दक्षिण के स्वामी भी कहा जाता है, ये कौन थे? ये मूल रूप से मौर्यों के ही सामंत थे। जैसे ही केंद्र में मौर्य शक्ति कमजोर हुई, इन्होंने महाराष्ट्र आंध्रा के इलाके में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैटर्न थी। हाँ, और इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उनकी एक सामाजिक विशेषता बहुत अनोखी थी, अपनी माँ के नाम का इस्तेमाल करना। हाँ, शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। तो इसका मतलब है कि ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। नाम में माँ को सम्मान देना एक बात है, लेकिन समाज और उत्तराधिकार का नियम पूरी तरह से पितृसत्तात्मक ही था। अच्छा, तो गद्दी हमेशा बेटे को ही मिलती थी। हाँ, ये उस दौर में महिलाओं की जटिल स्थिति को दिखाता है। सम्मान था पर सत्ता नहीं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने शुरू किया, वो था ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा, जिसका भारतीय सामंतवाद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। इनके कुछ प्रमुख शासकों की बात करते हैं। शातकर्णी प्रथम का नाम सबसे पहले आता है। सही कहा। उसने दक्षिणा पथपति यानी दक्षिण के पथ का स्वामी की उपाधि ली और अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो उस समय किसी भी राजा के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा होती थी। निश्चित रूप से। और फिर एक शासक ऐसा भी हुआ जो योद्धा से ज्यादा कवि था। वो थे राजा हाल।
सोचिए, उस उथल-पुथल के दौर में एक राजा बैठकर प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का एक संकलन गाथा सप्तशती तैयार कर रहा था। ये हमें उस युग की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। हाँ, एक मानवीय तस्वीर। लेकिन सातवाहन वंश का असली पुनरुद्धारक तो गौतमी पुत्र शातकर्णी को माना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। उन्हें शक विनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था, बुरी तरह हराया था। इसका हमारे पास ठोस पुरातात्विक सबूत भी है। नासिक के पास 8000 से ज्यादा चांदी के सिक्के मिले हैं, जिन पर पहले नहपान का नाम था, लेकिन गौतमी पुत्र ने उन पर अपना नाम दोबारा ठप्पा लगवा दिया। ये तो सत्ता का एक खुला प्रदर्शन था। हाँ, और उनकी उपाधियां भी कुछ कम नहीं थी। त्रिसमुद्र ओए पीतवाहन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया हो, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये उनके साम्राज्य के विशाल विस्तार का एक काव्यात्मक दावा था। सही कहा। उनके बाद आए वशिष्ठीपुत्र पुलमावी, जिनकी कहानी हम रुद्रदामन के दामाद के रूप में सुन चुके हैं। और फिर अंतिम महान शासक हुए यज्ञश्री शातकर्णी। उनके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है। इसका मतलब साफ है कि सातवाहन समुद्री व्यापार में बड़े खिलाड़ी थे। एकदम सही। वे रोम के साथ होने वाले आकर्षक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख शक्ति थी। तो ठीक है, हमने इन सभी राजवंशों, आक्रमणों और युद्धों की बात कर ली है। अब इन सबको एक साथ रखते हैं। इन 500 वर्षों के मंथन के बाद भारत में क्या बदला? इसकी स्थायी विरासत क्या थी? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये एक स्वर्णिम संक्रमण था। इसने भारत को कई तरीकों से हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। तकनीक के स्तर पर क्या बदलाव आए? मध्य एशियाई संपर्कों से निर्माण में पकी हुई ईंटों और छत पर टाइल्स का इस्तेमाल आम हो गया। सैन्य तकनीक में भी बड़ा सुधार हुआ। लगाम और काठी के बेहतर इस्तेमाल ने एक कुशल घुड़सवार सेना को जन्म दिया, जो आने वाली सदियों में युद्ध का नतीजा तय करने वाली थी। और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर हुआ? पहनावा बदला? निश्चित रूप से। आज हम जो पगड़ी, ट्यूनिक, पतलून देखते हैं, उनका चलन इसी दौर में बढ़ा। प्रशासन में भी क्षत्र प्रणाली आई और शासकों ने देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र जैसी भव्य उपाधियां भी लीं। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये दौर कैसा था? ये बौद्धिक रूप से बहुत उर्वर था। अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्धचरित लिखी, वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो क्रांति ही आ गई। हाँ, चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने जो शल्य चिकित्सा पर काम किया, उसके लिए उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। और आखिर में इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक और कलात्मक विरासत। आर्थिक रूप से रोमन साम्राज्य के साथ अभूतपूर्व व्यापार हुआ। उस समय के रोमन इतिहासकार प्लिनी ने दुख जताते हुए लिखा था कि रोम का सारा सोना भारत की ओर बह रहा है। और कला के क्षेत्र में 3 महान शैलियों का उदय हुआ: गंधार शैली, मथुरा शैली और दक्षिण में सातवाहनों के संरक्षण में अमरावती शैली। तो संक्षेप में कहें तो मौर्यों के पतन के बाद का समय अराजकता या अंधकार का नहीं, बल्कि एक जीवंत उथल-पुथल का दौर था। ये आक्रमण, आत्मसात और नए विचारों के उदय का समय था, जिसने इस उपमहाद्वीप को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि सातवाहन शासक अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करते थे, जो महिला सम्मान को दर्शाता है, लेकिन फिर भी समाज पितृसत्तात्मक था। ये विरोधाभास हमें प्राचीन भारत में सत्ता में महिलाओं की जटिल भूमिका के बारे में क्या बताता है? कि उनका प्रभाव दर्ज तो किया जाता था और शायद महत्वपूर्ण भी था, लेकिन क्या उस प्रभाव की सीमाएं थीं? इस पर सोचेगा।